वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग BCR देख रहे हैं। कितने टॉपिक्स खत्म हुए हैं हमारे अभी तक? 7 टाइप्स ऑफ लेटर्स खत्म हो गए हैं, सर्कुलर्स, मेमोस और हमारा लेटेस्ट टॉपिक था ईमेल्स। राइट, आई होप यहाँ तक सबको सब समझ में आया है, बहुत सारा हमारा प्रैक्टिस भी हो गया है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज रेज्यूमे राइटिंग। अगला टॉपिक BCR के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के कुछ चांसेस है, 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, रेज्यूमे राइटिंग। लिखिए वर्ड रेज्यूमे राइटिंग। आवर नेक्स्ट टॉपिक, दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटेड इन 3 लेक्चर्स। आज, कल और परसों 3 लेक्चर्स में 3 डिफरेंट टाइप के रेज्यूमेस हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। We will be completing resume writing in our in the next 3 lectures. Resume writing, resume मतलब क्या? जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यू आर द एम्प्लॉय, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय बनना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन आपका एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर को मिलने से पहले इट इज जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन, आपका इंफॉर्मेशन फॉर द एम्प्लॉयर। जो इंसान आपको काम पे रख सकता है, जिसके ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना चाहते हो, आप उसको अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बायोडेटा दे रहे हो। लड़का या लड़की देखने से पहले अभी भी हमारे समाज के अंदर एक बायोडेटा बनता है, जिसमें लड़के का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, कलर, हॉबीज, बहुत सारी सच्ची और झूठी बातें उसमें लिखी जाती है। बराबर है क्या नहीं? इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन। तुम्हारा प्रोफाइल फोटो तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तुम्हारा बायोस, क्या रहते हो, बायोस रहते हैं, बायोस वगैरह जो भी तुम झूठी बातें लिखते हो उसके अंदर एकदम फेक बातें किधर से कॉपी करके पेस्ट की हुई रहती बातें। इट इज टेलिंग द पर्सन बिफोर ही और शी ओपन्स योर अकाउंट कि तुम कौन हो, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारे विचार क्या है, तुम दिखते कैसे हो। जस्ट लाइक दैट, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना है तो आपके एम्प्लॉयर को आपके बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। बिफोर ही और शी, बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन फाइनली मीट्स यू, आपका इंटरव्यू लेते हैं, कभी कभी बिना इंटरव्यू के भी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं बायोडेटा रेज्यूमे के बेसिस पर। सो इट इज योर इनिशियल इंफॉर्मेशन एंड दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसीलिए ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इंटर का फर्स्ट ग्रुप क्रॉस करते ही, पास करते ही आपको आपके लाइफ का पहला रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटर एक ग्रुप क्लियर करने के बाद आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। यस और नो? आर्टिकलशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे क्या नहीं करेंगे? तो उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को, मैनेजमेंट को, HR मैनेजर को आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। डायरेक्ट जाकर सर मला काम पाहिजे असं आपण जा सकते नहीं, सर मेरे को काम पे रख लो ना, ऐसा होता नहीं। इंडस्ट्री के अंदर एक फॉर्मेट फॉलो किया जाता है कि पहले आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करते हो, आप आपका रेज्यूमे देने वाले, फिर ऑर्गेनाइजेशन रेज्यूमेस देखता है, परखता है, समझता है, फिर कुछ लोगों को अपॉइंट करता है डायरेक्टली, बहुत अच्छा रेज्यूमे है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, या उनमें से कुछ लोगों को बुलाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है। तो इट इज पार्ट ऑफ एन ऑफिशियल फॉर्मेट। तो फिर ये रेज्यूमे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है क्या नहीं बन जाता है? यस और नो? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। रेज्यूमे लिखना, रेज्यूमे बनाना एक कला है, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपसे पहले आपका रेज्यूमे जा रहा है, जो आपके बारे में एक इंप्रेशन बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इट शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यू। ये समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अभी रेज्यूमे के अंदर तुम्हारे बारे में किस तरह का इंफॉर्मेशन होना चाहिए? जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपका CA फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, CA इंटर का एक ग्रुप क्लियर हो चुका है, आप आए हो, आकाश सर को, करण सर को, तेजस सर को, मैडम को पेड़े वीड़े दे रहे हो, अपन पार्टी विटी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिर आप पूछते हो कि सर अभी क्या? तो बाबा अभी तो ग्रुप 2 का या जो ग्रुप 1 जो भी अगला ग्रुप बाकी है उसका तो पढ़ाई चालू करना ही है, उसका क्लासेस कब से चालू हो रहा है, वगैरह वगैरह, क्या फीस है। लेकिन आर्टिकलशिप के लिए अभी क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। बराबर है क्या नहीं? तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? रेज्यूमे। क्या रहेगा इंफॉर्मेशन उसमें आपके बारे में? क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन? 10th 12th, हाँ या ना? बस
सीए फाउंडेशन, फिर सीए इंटर, कोई भी एक ग्रुप, उसमें ये सब स्टेजेस में 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, फाउंडेशन, इंटर, कहाँ से किया, कितने मार्क्स मिले, कितने परसेंटेजेस मिले, जरूरी है क्या नहीं है, ये इंफॉर्मेशन देंगे। और जोर से, स्किल्स, हमको क्या क्या आता है सर, हमको बहुत अच्छा सेल्फी खींचना आता है, बराबर है क्या। स्किल्स क्या है, काम से रिलेटेड स्किल्स, यस और नो। एक रहते पर्सनल स्किल्स, एक रहते टेक्निकल स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल मेरा पर्सनल स्किल, बहुत अच्छा बात कर सकता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हूँ, बहुत ज़्यादा ऑर्डरली हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ। पर्सनल स्किल्स झालं का नहीं झालं, सिंपल बात है, बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हूँ। टेक्निकल स्किल्स, सीए के अंदर क्या क्या टेक्निकल स्किल्स जरूरी है, पापा टैली आता है, कंप्यूटर आता है, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस ऑफिस वगैरह आता है, जरूरी है क्या नहीं है, ये सब आपके टेक्निकल स्किल्स हो जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छी से पता है, सब जाके काम करना पड़ेगा तो अकाउंट्स करना पड़ेगा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मालूम रहने चाहिए क्या नहीं रहने चाहिए, तो ये सब चीज़ों में मैं बहुत एफिशिएंट हूँ, तो दिस बिकम्स योर टेक्निकल स्किल्स। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, जो अभी बाकी के पर्सनल डिटेल्स, कौन से लैंग्वेजेस आपको आते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये बेसिक डिटेल। आपकी कुछ हॉबीज़ है, आपकी हॉबीज़ आपके बारे में बहुत बात बताती है। सर मेरी हॉबी है, मेरे को सोना पसंद है, ये क्या बताता है मुझे, आलसी आदमी। मेरी हॉबी है साइकिल चलाना, पहाड़ पे चढ़ना, मारना पीटना लोगों को, और बहुत एक्टिव आदमी है, कामवर ठेवा, कामाचा माणूस आहे। तो ये सब पर्सनल डिटेल्स भी हम लोग इस रेज्यूमे के अंदर दे सकते हैं। तो रेज्यूमे हैज ऑल योर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कौन सा, आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, काम से रिलेटेड, अगर आपने पहले कहीं काम किया है तो वो भी इंफॉर्मेशन जाना चाहिए कि नहीं, कहाँ पर काम किया, कितने समय के लिए काम किया, वहाँ पर काम कर रहे थे, मम्मी के पास काम पर कोई मौसी आती है घर में, तो मम्मी पहला सवाल क्या करती है, कुठं काम केलं होतं, किती पगार होती, काय काय काम करत होते तिकडे, वहाँ से फिर मम्मी को अंदाजा आ जाता है कि नहीं कि कितने काम किए कितने नहीं। सिंपल बात है कि नहीं। तो आपके एक्स एम्प्लॉयर्स कौन रह चुके हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन जरूरी है। जहाँ एक्स एम्प्लॉयज मतलब जहाँ पर आप पहले काम पर थे, फिर वहाँ पर आपने कौन से काम किए, कितने समय तक के लिए थे वहाँ पर, आप कौन से काम किए हैं वहाँ पर, कौन से आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, ये डिटेल्स भी देने पड़ेंगे क्या नहीं देने पड़ेंगे। फिर आपके जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल स्किल्स क्या है, आपके पर्सनल स्किल्स क्या है, हॉबीज़ क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हो मैरिड हो, ये भी देना ज़रूरी है। सिंगल आदमी है तो आदमी सोचता है कि बाबा फ्री है, ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा वर्किंग आवर्स कर सकता है। सिंगल है तो अलग अलग ब्रांचेस में काम कर सकता है, आज पुणे में, कल बड़ौदा में, परसों पाकिस्तान में, इधर भी जाकर। मैरिड आदमी है तो फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि सेटल्ड है, बीवी बच्चे है, परिवार है, तो फिर उसको ज़्यादा ट्रांसफ़र, ज़्यादा वर्किंग आवर्स वगैरह पॉसिबल शायद नहीं हो सकते, हो या ना हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी रहता है, राइट। तो इस तरीके से ये सब इन्फॉर्मेशन, फिर आपकी सोच क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपके एम्स क्या है, आप क्यों मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हो, आप क्या एडिशनल मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हो, आपका एम क्या है लाइफ में, आपको ग्रो होना है, आपको एक जगह पर स्टेबल रहना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में हेल्प करना है, ये सब चीज़ें जो झूठ मूठ की चीज़ें रहती है वो भी हमको देनी पड़ती है, राइट। सो दिस बिकम्स योर रेज्यूमे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बेसिकली देर आर फॉर्मेट वाइज अगर अपन देखेंगे, फॉर्मेट वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेज्यूमे, 3 अलग अलग तरह के रेज्यूमे हैं। इंस्टीट्यूट आपको रेज्यूमे लिखने के लिए बोल सकता है, रेज्यूमे लिखने के लिए जो भी क्वेश्चन आएगा इट इज क्वाइट पॉसिबल उसमें बताया जाएगा तीनों में से कौन सा टाइप लिखना है, कौन से टाइप के हिसाब से एक रेज्यूमे को आप 3 अलग अलग तरह से फॉर्मेट के हिसाब से लिख सकते हो। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा तो आपको शायद बता भी देगा, अच्छे मूड में अगर पेपर सेट होगा तो, कि आपको कौन से वाले टाइप के अनुसार, कौन से वाले फॉर्मेट के अनुसार रेज्यूमे लिखना है। कभी कभी शायद वो नहीं बताएगा, फिर आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप कौन सा वाला फॉर्मेट फॉलो करोगे, जिसके लिए अंडरस्टैंडिंग जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में दिया नहीं गया है
तो आप कैसे चूज कर सकते हो, दिस वी विल अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट क्वेश्चंस, बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। फॉर्मेट देखने के बाद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टाइप कौन से प्रकार के कैंडिडेट के लिए सूटेबल है। कभी कभी कैंडिडेट फ्रेशर रहता है, जैसे अभी एजुकेशन खत्म हुआ है, तुरंत काम पर लगना है, फ्रेशर बोलते हैं क्या नहीं उसको। कभी कभी कैंडिडेट एक्सपीरियंस रहता है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल से काम कर रहा है, तो फॉर्मेट्स इनके हिसाब से भी अलग अलग रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन दोज लेक्चर्स व्हेन वी आर सॉल्विंग, व्हेन वी आर हैंडलिंग दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑटोमेटिकली आपको भी समझ में आएगा और मैं भी बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन इस तरह के कैंडिडेट के लिए पूछा गया है, तो फिर इस कैंडिडेट को तीनों में से कौन सा वाला फॉर्मेट सूटेबल होने वाला है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक जो भी डिस्कशन हुआ है, बैकग्राउंड जो है समझ में आया सबको? फॉर्मेट वाइज अपन 3 टाइप के रेज्यूमेस लिखने वाले हैं, जिसमें से पहला टाइप है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। लिखेंगे सब लोग, टाइप 1 क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। यहाँ तक कितनी सारी बातें कुछ जरूरी नहीं है। फॉर्मेट्स ऑफ रेज्यूमे में पहला फॉर्मेट है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। क्रोनोलॉजी से आता है वर्ड क्रोनोलॉजिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेज्यूमे आ भी सकता है एग्जाम में, कोई गारंटी नहीं है इंस्टीट्यूट का। क्रोनोलॉजिकल कभी 10th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड में हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मध्ये लिहा असा प्रश्न आला होता का? डेट वाइज, पहले अकबर पैदा हो गया, फिर बीरबल आ गया, फिर शाहजहां आ गया, फिर बाबर आ गया, ऐसा कुछ एक ऑर्डर में लिखने का था क्या नहीं सारे मुगल रूलर्स को अपने को? यस और नो? तो अपन डेट वाइज काम कर रहे हैं, कौन सा इवेंट पहले हुआ, बाद में कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा इवेंट हुआ, तो दैट इज फॉलोइंग द क्रोनोलॉजी। आपके फेसबुक तो नहीं, आपको जो फेसबुक के ऊपर टाइमलाइन रहता है कि आपने अकाउंट कब, आप पैदा कब हुए, अकाउंट कब खोला, उसके बाद कौन सा पोस्ट डाला, फिर दूसरा पोस्ट, फिर तीसरा पोस्ट, ऐसा क्रोनोलॉजी में। उसी प्रकार से हमारा ये जो फॉर्मेट है फर्स्ट वाला, इट इज अ क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, जहां पर हम लोग इंफॉर्मेशन, रेज्यूमे इज योर इंफॉर्मेशन, यस और नो? यहां पर हम लोग इंफॉर्मेशन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देते हैं। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स क्रोनोलॉजी जनरली मीन्स सबसे पहले कौन आया, दादाजी आए, फिर पप्पा आए, फिर आप लोग आए, ये क्रोनोलॉजी हो गई, यस और नो? रिवर्स क्रोनोलॉजी मतलब उल्टा बता रहे अपन। लेटेस्ट कौन है? तुम है, उससे पहले कौन थे? पप्पा, फिर उससे पहले दादाजी। रिवर्स क्रोनोलॉजी, जो लेटेस्ट इवेंट है वो पहले बताया जाएगा, फिर उससे उल्टा जाएंगे हम लोग, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। तो ऑब्वियसली उसका फॉर्मेट भी वैसे ही रहेगा। फॉर्मेट में सबसे लेटेस्ट इवेंट जो भी आपके लाइफ का, आपसे काम से रिलेटेड है, वो लिखा जाएगा, फिर उससे पहले आपने क्या किया, फिर उससे पहले आपने क्या किया, ये हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। फॉर एग्जांपल अभी करण अग्रवाल रेज्यूमे लिख रहा है खुद का, तो मेरा लेटेस्ट क्या काम है, मेरा लेटेस्ट इवेंट क्या है मेरे लाइफ के अंदर, कि आई एम वर्किंग एट आकाश अग्रवाल क्लासेस एज अ प्रोफेसर फॉर मैथ, साइंस, OCM, मैनेजमेंट या जो भी। वैसे तो मैं मालिक है, लेकिन अगर अभी मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा पकड़ के चलूँ कि मैं एम्प्लॉय हूँ, तो लेटेस्ट क्या है, आकाश अग्रवाल क्लासेस में मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ। फिर उसके अंदर इंफॉर्मेशन कि मैं क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये मेरा लेटेस्ट है क्या नहीं है? ऐसा सोचो कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2018 से काम करना चालू किया और 2021 तक अभी तक मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, वर्किंग एट आकाश अग्रवाल क्लासेस एज प्रोफेसर। कब स्टार्ट किया? 2018, कब तक? प्रेजेंट टाइम तक। फिर उसका इंफॉर्मेशन, फिर उससे पहले किधर थे, हो सकता है कि पहले किसी स्कूल में काम पर थे, तो उस स्कूल का नाम, कितने साल वहाँ पर काम किया, क्या काम किया। फिर उससे पहले कहाँ पर थे, उससे पहले मैं एजुकेशन ले रहा था, बराबर है क्या नहीं? तो उससे पहले मैं एजुकेशन ले रहा था, तो कौन सा एजुकेशन लास्ट था, मेरा मास्टर्स डिग्री लास्ट था, हाँ या ना? फिर मास्टर्स डिग्री कौन से यूनिवर्सिटी से किया, कौन सा मास्टर्स किया, कितने मार्क्स है। उससे पहले मैंने 11th 12th किया रहेगा, तो 12th स्टैंडर्ड कहाँ से पास किया, कितने मार्क्स है। उससे पहले मैंने 10th स्टैंडर्ड किया रहेगा, तो 10th स्टैंडर्ड किधर से किया, कितने मार्क्स है। तो ऐसा रिवर्स ऑर्डर में हम लोग जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इट बिकम्स माय क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। ये समझ में आया यहाँ तक? किसी को डाउट है इसमें? अभी फॉर एग्जांपल आप आर्टिकलशिप के लिए आपका रेज्यूमे बना रहे हो और मैं बोलता हूँ कि ये वाले फॉर्मेट में बनाओ, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में, तो सबसे पहले कौन सा इंफॉर्मेशन देंगे आप?
इंटर का इंफॉर्मेशन देंगे। सीए इंटर आपने पास किया आईसीएआई से, कितने मार्क्स मिले, जो भी आपको मार्क्स मिले, सिंपल है क्या नहीं। फिर उसके बाद कौन सा इंफॉर्मेशन, सीए फाउंडेशन कब क्लियर किया, 2018 में क्लियर किया, कितने मार्क्स से क्लियर किया, कहां से क्लियर किया। अभी फाउंडेशन वगैरह ये यूनिवर्सिटी से क्लियर होता है क्या, इंस्टीट्यूट से, तो वो इंस्टीट्यूट। फिर उससे पहले 12 कॉलेज यूनिवर्सिटी मार्क्स, डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो भी तुम्हारा रहेगा वो। फिर उससे पहले टेंशन, सिंपल। तो ये रिवर्स क्रोनोलॉजी होगी। इसके अलावा और भी चीजें हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोग को क्रोनोलॉजी क्या है वो समझा रहा हूँ। ये क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? चलो लिखेंगे हम लोग फॉर्मेट ऑफ क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। लिखो, टाइटल लिखो, फॉर्मेट ऑफ क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। एक जनरल फॉर्मेट दे रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले नेम, अभी लिखो मत, अभी सिर्फ सुनने का काम करो, जब चालू करेंगे तब लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। किसके? जॉब एप्लीकेंट के, जो अप्लाई कर रहा है उसके नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका नाम, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका ईमेल आईडी, ये सब इंफॉर्मेशन वहां पर आने वाला है। ये इनिशियल इंफॉर्मेशन हो गया आपका। फिर उसके बाद आप आपके लाइफ का एम, आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव लिखने वाले हो कि व्हाई यू वांट टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सेंटेंस रहेगा ऑब्जेक्टिव समरी, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंसेस रहेंगे यहाँ पर, जो हमारे बुक में दिए गए हैं। वो आपको लर्न करना है, रट्टा मारना है और वही हर बार लिखना है। जास्त दिमाग डोकं चालवायचं, एक बना हुआ है ऑब्जेक्टिव, वही लर्न करो। और सिर्फ एग्जाम नहीं, आगे भी जाकर कभी रेज्यूमे बनाए वहां पर भी यही लिख के आओ। कुछ ज्यादा दिमाग चलाने का नहीं, सब झूठी बातें हैं, सब क्या है, झूठी बातें। तो ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, क्योंकि हम लोग फिर रॉन्ग लिख के आ जाते हैं, ज्यादा लिख के आ जाते हैं, डिफिकल्ट बन जाता है। आपने को लर्न करने का, रट्टा मारने का, 2 लाइन लिख कर आने का ऑब्जेक्टिव समरी कि बाबा आई वांट टू ग्रो इन लाइफ, आई वांट टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन लाइफ, लाइक आई वांट टू यूज माय स्किल्स, आई वांट टू डेवलप माई सेल्फ, ऐसा कुछ तो भी झूठी मोटी बातें लिखने का रहता है। ये हमारा सेकंड टॉपिक बन जाता है। पहला हमारा नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव समरी। फिर आपकी करियर समरी, आपने अभी तक क्या क्या काम किए। फॉर एग्जाम्पल करण अग्रवाल की करियर समरी अगर हम लोग लिख रहे हैं तो आई हैव टॉट मोर देन 5000 स्टूडेंट्स, नो मोर देन 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट्स, वेरी गुड एट फिजिक्स केमिस्ट्री, वेरी गुड एट कम्युनिकेशन। ये करियर समरी, क्या क्या काम, कितना बॉडी ऑफ वर्क हुआ है, आपके करियर के बारे में बुलेट पॉइंट्स 1 2 3 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट हमको वहां पर लिखना, राइट। ये आपके बारे में और ज्यादा अच्छी तरीके से बता रहा है कि आपने क्या क्या किया हुआ है। समझ में आया आपको? जब एक एग्जाम्पल देखेंगे तब और ज्यादा क्लियर होगा। डरने का बात नहीं है, बहुत बेसिक चीज है, बिल्कुल घबराने का टॉपिक नहीं है। फिर उसके बाद हमारा एक्चुअल फॉर्मेट स्टार्ट हो जाता है। यहां से आपके बारे में इंफॉर्मेशन चालू हो जाती है। क्या इंफॉर्मेशन? सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, आप किस कंपनी में एम्प्लॉयड हो, अभी प्रेजेंट कंपनी कौन सा है आपका, प्रेजेंटली आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हो। प्रेजेंटली अगर करण अग्रवाल रेज्यूमे लिख रहा है, प्रेजेंटली वर्किंग एट आकाश अग्रवाल क्लासेस पुणे। फिर टाइम, सिंस व्हेन, 2018 से प्रेजेंट तक अभी तक काम कर रहा हूँ, या निकाल दिया गया हो या निकल गया हो तो ये प्रेजेंट का डॉक्यूमेंट 2021 हो जाएगा, बराबर है क्या नहीं। तो ये हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे एट AAC एंड टाइम लाइन। फिर उसके बाद वहाँ पर मैंने क्या काम किए, क्या पोस्ट था मेरा, वहाँ पर मैं हेड लेक्चरर था, हेड प्रोफेसर था इस डिपार्टमेंट का। फिर वहाँ पर मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने के अलावा पेपर चेक करना, सेट करना, बच्चों को मोटिवेट करना, पेरेंट्स को मिलते रहना पीरियडिकली, ये सब मेरा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता था। तो ये एक कंपनी का आपका डिटेल हो गया। अगर ज़्यादा ही बड़ा आदमी है, ज़्यादा ही बड़ा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो हो सकता है उसने 10, 12, 15 साल से काम किया हो, तो उससे पहले भी एक कंपनी में काम किया होगा उसने, यस और नो। तो यहाँ पर आपका कंपनी नंबर 2, जो आपने आकाश अग्रवाल क्लासेस में काम करने से पहले करण सर कहाँ पर काम कर रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगा। अभी कितनी कंपनी लिखनी है अपने को, कितना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है अपने को, ये डिसाइड करेगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली लिखा रहेगा
कि करण अग्रवाल कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास बड़ा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो फिर करण अग्रवाल के रेज्यूमे में एक कंपनी, दो कंपनी है या नहीं है वो डिसाइड होने वाला है। बड़े पोस्ट के लिए फ्रेशर आदमी अप्लाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये समझ में आया सबको? यहाँ पर किसी को डाउट है? सॉल्व करते जाएंगे तो क्लैरिटी आते जाएंगे। बड़े पोस्ट के लिए है तो 2 कंपनी पाहिजे भाई, छोटा सा पोस्ट है, लेक्चरर का पोस्ट है तो एक ही कंपनी में काम किया हुआ। समझ में आया? तो वो कंपनी कैसे डिसाइड होएगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से कितनी कंपनी डालनी है, कितना वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है, उस हिसाब से डिसाइड होने वाला है। ना मैं डिसाइड करता हूँ, ना इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है, ना आप डिसाइड करते हो। ये आपका पोस्ट डिसाइड करता है आप कौन से पोस्ट के लिए, कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका जो लेटेस्ट कंपनी है वो हो गया। फिर उससे पहले आपका प्रीवियस कंपनी जो था वो हो गया। देखो लेटेस्ट कंपनी में आपका जॉब टाइटल क्या है, मैंने बताया हेड लेक्चरर मेरा जॉब टाइटल है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैंने वहाँ पर क्या क्या अचीव किया, मैं 2000 बच्चों को पढ़ाया, पास किया, वहाँ पर मैंने मेरी अचीवमेंट हो गई क्या नहीं हो गई। फिर प्रीवियस कंपनी में मेरा जॉब टाइटल क्या था, वहाँ पर मैंने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। फिर कंपनी में काम करने से पहले मैं क्या था, स्टूडेंट था क्या नहीं था, तो मेरे एजुकेशनल डिटेल्स आएंगे क्या नहीं आएंगे। एजुकेशनल डिटेल्स भी रिवर्स ऑर्डर में आएंगे क्या नहीं आएंगे। जो लास्ट डिग्री थी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके पहले ग्रेजुएशन की, उसके पहले 12वीं की, उससे पहले 10वीं की, इस तरीके से सारी डिटेल्स मेरी आने वाली है। डिग्री कहाँ से की, कब की, कितने परसेंटेज, सिंपल। डिग्री कहाँ से की, कब की, कितने परसेंटेज, इतना इंफॉर्मेशन रहेगा। फिर उसके बाद बेसिक डिटेल्स जो हर तरह के रेज्यूमे में आने वाली है, आपके हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, आपकी पर्सनल स्किल्स। आपकी हॉबीज क्या है, आप क्या म्यूजिक लवर हो, आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो, आप नए लोगों से मिलना चाहते हो, आपका इच्छा मतलब आपका मेकिंग फ्रेंड्स, मीटिंग न्यू पीपल। फिर आपके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपका स्किल्स कौन सी चीज़ में है। जैसे मेरा स्किल है, मैं 3 भाषा अच्छी से फ्लुएंटली बोल पाता हूँ, सुन पाता हूँ, समझ पाता हूँ, लिख पाता हूँ। स्किल है क्या नहीं है, तुमको आता है क्या, ये नहीं आता है। फिर उसके बाद मेरे पर्सनल डिटेल्स, मेरा पूरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मैं अभी कहाँ पर हूँ, मैरिटल स्टेटस क्या है, वो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद एक क्लोजिंग सेंटेंस रहता है, क्लोजर बोलते हैं जिसको, वो फॉर्मेट हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब। इस तरीके से आपका एक क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे दिखेगा। ध्यान से वापस से छोटा सा रिवीजन करेंगे हम लोग। क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, CR लिख देता हूँ मैं। क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे में सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फॉर्मेट पूरा लिखेंगे, डोंट वरी। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू वांट टू एग्जैक्टली डू, मेरे कंपनी में आके तुमको करने का क्या है बाबा। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, हाँ या ना, अपनी भाषा में। लेटेस्ट कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, लेटेस्ट कंपनी। फिर उससे पहले प्रीवियस कौन सी कंपनी थी, कंपनी कौन सी कंपनी है, कब से कब तक, क्या जॉब टाइटल था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे आपकी। जॉब टाइटल मतलब क्या, सीनियर, आपका डेजिग्नेशन, आपका पोजीशन। वर्क एक्सपीरियंस के बाद क्या लिखेंगे, एजुकेशनल डिटेल्स, जो लास्ट डिग्री था वहां से 10th स्टैंडर्ड तक। 11th स्टैंडर्ड लिखने का नहीं रहता उसमें, आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री, उसके बाद 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद 10th स्टैंडर्ड, इधर तक ही लिखने का है, ज्यादा और लिखना नहीं है। एजुकेशनल डिटेल्स हो गया। उसके बाद आपके स्किल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके हॉबीज। फिर उसके बाद आपके ये पर्सनल स्किल्स हो गए, यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल्स। और फिर एंड में एक सेंटेंस के बाद आपका क्लोजर आने वाला है। तो दिस इज हाउ योर क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे लुक्स। समझ में आया, राइट। अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम लोग फॉर्मेट लिखेंगे। एग्जाम्पल भी समझते जाएंगे, फॉर्मेट भी समझ में आएगा। यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेट लिखना है अभी हम लोगों को साथ साथ में। यस, दिस इज वन सैंपल इंस्टीट्यूट ने हमको दिया हुआ, ये सैंपल क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में दिया गया है। एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर देखेंगे, आदित्य भट्टाचार्य। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, उसका एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर है। उसके नीचे उसका फोन नंबर है, पूरा फोन नंबर दिया हुआ नहीं है।
साथ में एक फेक ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका नेम एट द सेंटर ऑफ द पेज, कभी कभी पे हम कुछ एग्जांपल्स कहीं देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी लिखा हुआ रहता है, हमको एक फॉर्मेट फॉलो करना है, हम लोग एट द सेंटर ऑफ द पेज लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 लाइन में आपका एड्रेस, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर और अगली लाइन पर आपका ईमेल आईडी लिखेंगे। प्लीज सब लोग फटाफट। बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ये आपके बारे में। पहले एट द सेंटर ऑफ द पेज, पहले लाइन में पूरा नाम, अगले 2 लाइन में आपका पूरा एड्रेस, थर्ड लाइन में आपका फोन नंबर। फोन नंबर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सच लिखने की जरूरत नहीं है। 9812345678 ऐसे लिख सकते हो। और उसके अगले लाइन पर जो भी नाम है पर्सन का, उस नाम के हिसाब से एक ईमेल आईडी बना दो, adityabhattacharya@gmail.com। एग्जाम में ये सब फेक लिखना है, रियल लाइफ में सच लिखने का है। नहीं तो मैं तुमको फोन लगा रहा काम पे और नंबर, यहाँ नंबर अस्तित्वात नहीं, तुम्हारा चांस चला जाएगा। सब ट्रू इन्फॉर्मेशन देने का। एग्जाम के लिए आप इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ भी दो, एग्जैक्ट नंबर्स वगैरह मत दो। यहाँ पर आपका नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल सब आ गया क्या नहीं आ गया? यस और नो? फिर यू विल लीव अ लाइन। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, कोलन डालेंगे, अगले लाइन पर लिखना स्टार्ट करेंगे यही सेंटेंस, टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से देखो कितना झूठा झूठा बातें कर रहे हैं। That will offer to me tremendous opportunities for growth in career and provide a challenging environment। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे नए नए चैलेंजेस देने चाहिए ताकि मैं चैलेंजेस को पार करूंगा। That will utilize my skills and abilities to the maximum। अकाउंटिंग स्किल्स मत लिखो, सिर्फ स्किल्स लिखो। ये तो पता चला एचआर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो और अकाउंटिंग स्किल्स लिख के आ रहे हो। कॉपी करना भी एक कला है, बराबर है क्या नहीं? आकाश सर ने आपको स्टोरी बताया होगा उनके बचपन का, उनके एक फ्रेंड था, नहीं बताया आपको? कभी फ्री टाइम में मैं बताऊं। उनका एक फ्रेंड था, तो वो बुक सबमिशन रहते थे स्कूल्स में, बुक के, बराबर है क्या नहीं? कंप्यूटर बुक, ये बुक, वो बुक, ईवीएस बुक। तो ऐसा कोई स्कूल ने बुक छाप के दिया होगा, तो वो बच्चा बुक कंप्लीट तो करते नहीं बच्चे। आकाश सर का कोई फ्रेंड रहेगा, आकाश सर, हर्षद सर आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स सिटिंग इन द सेम ऑन द सेम बेंच। मतलब इतने जुन्ने दोस्ती है उनकी, मतलब तेजस सर से भी पुरानी दोस्ती है उनकी आकाश सर के साथ। तो कोई एक फ्रेंड रहेगा, प्रफुल्ल नाम था मेरे ख्याल से, तो उसने हर्षद सर का बुक ले लिया कॉपी करने के लिए। तो बुक का सब कुछ कॉपी कर लिया, एंड में सर्टिफिकेट था, सर्टिफिकेट पे वो नाम भी हर्षद जोड़ के लिख दिया। तो ऐसा कॉपी करने का, ऐसा नहीं करने का, नाम भी तो पकड़े जाएगा आदमी। तो जरा देख के ये, नहीं तो तुम बोले सर आपने ही बोला था ऑब्जेक्टिव लर्न करके जाओ, मैंने तो लर्न किया था। सर आपकी गलती है। यही सेंटेंस हमको लर्न करके जाना है, यही लिखना है, रट्टा मार लो इसको। ऑब्जेक्टिव सोचने के लिए टाइम वेस्ट करने का टाइम हमारे पास नहीं है। इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, इंस्ट्रक्शंस आर मेंट टू बी फॉलोड। विचार करने का नहीं, इंस्ट्रक्शन आने के बाद। रेड सिग्नल है, इट इज एन इंस्ट्रक्शन, गाड़ी थांबव, विचार नाही करायचा जाऊ क्या नहीं जाऊ। वैसा करण सर का इंस्ट्रक्शन है, फॉलो करना है, ये लर्न करना है। सेंटेंस हर बार जिंदगी में यही लिख के आने का है अपने को। ऑब्जेक्टिव लिखकर हो गया सबका? ऑब्जेक्टिव के बाद फॉर्मेट में क्या आ रहा था? वर्क एक्सपीरियंस आ रहा था, हाँ या ना? उससे पहले हम लोगों ने ऊपर वाले सेक्शन में शायद लिखना भूल गए, लेकिन अपन ने डिस्कस किया था। जैसे मेरा समरी बताया था, टॉट मोर देन सो मेनी स्टूडेंट्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ये काम किया हुआ है लाइफ में। तो दिस इज बेसिकली योर समरी। ऐसे बुलेट पॉइंट्स में हम लोग चीजें लिख सकते हैं। जैसा आपका क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपका समरी बनाना मैं आपको सिखाता रहूंगा साथ साथ में। बेसिकली दिस इज योर ड्यूटी। देखो अभी अकाउंटिंग जॉब के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो उसने समरी कैसा बनाया हुआ देखो। इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं। मोर देन सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यस और नो? समरी हो गया क्या नहीं हो गया आपका? प्रैक्टिकल एज वेल एज मैनेजरियल एस्पेक्ट्स, possesses a flawless understanding of fundamental concepts of accounting। इतना डिफिकल्ट लाइन में लिखने का।
गुड एट ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फ्लॉलेस विलेस अपने को मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं, अपने को स्लीवलेस स्लीव यही मालूम है, मालूम नहीं, बराबर है। Good at application of accounting concepts in varied manner, extensive experience in accounting practices, excellent communication and comprehension skill, ये लर्न कर लो, स्टार मार्क। सोपा है, लिहून यायचे, कोई भी टाइप का रेज्यूमे रहो, ये लाइन लिख के आने के अपने को समरी के अंदर। अभी बंदा अकाउंटिंग के जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, एज अ अकाउंटेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है आदमी, बड़ा आदमी है, तो फिर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फॉरेन पॉलिसीज एंड ट्रेड, लॉ नियम कानून भी अच्छी से सीखा है आकाश सर से, तो लॉ के अंदर भी बहुत अच्छा है, तो ये सब अच्छा इन डेप्थ नॉलेज है उस पर्सन को, तो उसने अपना समरी इस प्रकार से बनाया हुआ है। समरी विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, उस हिसाब से आपका समरी बनेगा। अभी तो सिर्फ आपको बताया कि समरी के अंदर अकाउंटिंग जॉब के लिए क्या क्या बातें लिख सकते हैं, राइट। जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे, हर एक टॉपिक के लिए आपका समरी अलग बनेगा, 3-4 सेंटेंस ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सेंटेंस बुलेट पॉइंट्स बनाकर। फिर समरी खत्म होने के बाद अपना रिवर्स क्रोनोलॉजी स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारा चालू होता है वर्क एक्सपीरियंस। देखो इस बंदे ने वर्क एक्सपीरियंस 2004 से अभी तक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है, ऑडिट एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। XYZ एंड एसोसिएट ये कंपनी का नाम है, ये उसका डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पर उसका कंपनी का नाम, उसके कंपनी का एड्रेस। तो यहाँ पर उसने उसका कंपनी का डिटेल्स दिया है, यहाँ पर उसने ईयर्स दे दिए, कितने साल से कब तक वो काम कर रहे हैं। एंड फिर ये देखिए डीलिंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ये कॉलम में उस बंदे ने अपने सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे हुए। ध्यान से देखो, डीलिंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स, मैनेजिंग देयर फाइनेंशियल सिस्टम। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप कंपनी के क्लाइंट्स के साथ डील करने वाले हो क्या नहीं करने वाले हो, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बजट वगैरह करने वाले हो क्या नहीं, परफॉर्मिंग पीरियोडिक ऑडिट्स फॉर दैट फर्म, फॉर दैट क्लाइंट ऑफ योर्स, प्रिपरेशन ऑफ रिप्लाई टू नोटिस। IT डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करता है उस नोटिस को रिप्लाई करने में, हैंडल करने में, केस को हैंडल करने में। प्रिपरेशन ऑफ सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स रिटर्न्स ऑफ वेरियस क्लाइंट्स, कंडक्टिंग रेगुलर मीटिंग विद सीनियर मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइस फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इतना सारा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आदित्य भट्टाचार्य का था XYZ एंड एसोसिएट्स के अंदर। जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा, आपका डेजिग्नेशन रहेगा, उस हिसाब से ये सब बनेगा। इतना बड़ा देखकर चिंता करने का जरूरत नहीं है, सॉल्व करते जाएंगे तो इजी होता जाएगा, लोड मत लो, ठीक है। एक एग्जांपल देख रहे हैं। फिर उससे पहले हो सकता है किसी और कंपनी में काम पे था आदित्य, ये देखो 2001 से 2004 रिवर्स उल्टा ऑर्डर जा रहे हैं। लेटेस्ट कंपनी XYZ एसोसिएट्स है, उससे पहले कंपनी क्या था, उससे पहले इंटर, अच्छा उससे पहले वो इंटर का स्टूडेंट था, इंटर के स्टूडेंट थे, डायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। कौन सी कंपनी थी, गोयल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटर क्वालिफाइड, मतलब यहाँ पर एज एन इंटर्न, एज एन आर्टिकल काम कर रहे हैं क्या नहीं आदमी, लेकिन काम था क्या नहीं था, स्टाइपेंड मिल रहा था क्या नहीं मिल रहा था, वर्क एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, तो वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। क्या क्या काम किए उसने वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, सिंपल है। फिर उससे पहले क्या कर रहा था बच्चा, पढ़ाई कर रहा था। 2004 में CA फाइनल क्लियर किया, कहाँ से किया, ICAI मुंबई से। उससे पहले 2001 में CAPC, ये पुराना वाला फॉर्मेट था, CPT वगैरह, अभी फाउंडेशन, इंटर 1-2, फाइनल 1-2 ऐसा बन गया। उससे पहले ये दूसरा फॉर्मेट था। CAPC ICAI दिल्ली से किया। फिर 1998 में CACPT फाउंडेशन, उधर का फाउंडेशन इधर का CPT है, सॉरी इधर का फाउंडेशन उधर का CPT, मतलब पुराना, अभी फॉर्मेट चेंज हो गया। 2000 में फिर BCom किया रहेगा, 97 में फिर क्लास 12 किया रहेगा। देखो कहाँ से किया है वो सब डिटेल्स दिया है यहाँ पर, साथ में अपन ब्रैकेट में परसेंटेज भी दे सकते हैं। 1995 में 10th स्टैंडर्ड पास किया, कहाँ से किया, इधर परसेंटेज भी लिख सकते हैं कि स्कोर्ड 95%, फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन, मेरिट होल्डर, ऐसा भी हम लोग साथ में लिख सकते हैं। उसके बाद स्किल्स पर आ गया बंदा, अपने काम से रिलेटेड स्किल्स लिखने पड़ेंगे क्या नहीं, देखो यहाँ पर वेल वर्स्ड विद MS ऑफिस, वर्किंग नॉलेज ऑफ टैली, completed 250 hours of computer training as per ICAI curriculum schedule। ICAI ने आप लोगों के लिए वो बनाया हुआ है
सीए झाल्याच्या मतलब मेंबरशिप मिलने से पहले आपको वो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा, टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं वहाँ पर, तो उसने ये भी कंप्लीट किया हुआ है। अपडेटेड विथ लेटेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स, ये आपके जो भी स्किल्स है पर्सनल स्किल्स, ये काम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, इसलिए जो आपका एम्प्लॉयर है उसको ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि आप इन सारे के सारे स्किल्स को यूज करने वाले हो आपका काम करने के लिए। समझो मैं एज एन अकाउंटेंट आपको काम पर रख रहा हूँ और आपको टैली आता नहीं है, आपने मेंशन ही नहीं किया है, आता होगा और मेंशन नहीं किया है, और इसने मेंशन कर दिया है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा क्या नहीं, क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया। मैं बोलूंगा यार इला टैली इतना है, मेरे को तो अकाउंटिंग चाहिए लेकिन टैली के ऊपर चाहिए, इसको टैली आता नहीं है, तो फिर मैं इसको जॉब पे, इसको टैली आता है चलो इसको काम पे रखो। इसलिए ये सब स्किल्स बताना जरूरी है, और जो आते हैं वही बताना जरूरी है, ठीक है। ये समझ में आया, यहाँ पर आपने क्या ट्रेनिंग किया था, क्या कोई सर्टिफिकेट है, क्या कोई पर्सनल स्किल्स है क्या आपको, वो सब आपको बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपके पर्सनल डिटेल्स, जैसे अपन ऊपर डिस्कस किए थे, पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ सामने दिया है, मैरिटल स्टेटस सामने दिया है, लैंग्वेजेस नोन दिया है, परमानेंट एड्रेस, ऑल दीज आर योर पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद दिस इज अ डिक्लेरेशन, लिखेंगे हम लोग फॉर्मेट में डिक्लेरेशन। ये सेंटेंस भी हमेशा सेम लिखना है, कॉपी करना है हम लोगों को। हर टाइप के रेज्यूमे में ये आपका क्लोजर, ये आपका एंड रहने वाला है, इसी तरीके से इसी सेंटेंस के साथ एंड करने वाले। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस, आई सोलमली डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। आई सोलमली डिक्लेयर, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको दिया है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन ट्रू है, ये मैंने ही दिया है, ये सच्ची इंफॉर्मेशन है। आए सच्ची मुच्ची डिक्लेयर कि ये जो भी बोला गया है कोई भी झूठ नहीं है। फिर उसके नीचे डेट, आज का डेट लिखेंगे हम लोग 27 सितंबर 2021, प्लेस पुणे, और यहाँ पर आपका नाम, नाम के ऊपर आपका सिग्नेचर, जो नाम रहेगा उसी का सिग्नेचर डालना पड़ेगा। जैसे नाम आदित्य भट्टाचार्य है और सिग्नेचर करण अग्रवाल हो गया है, 0 मिल जाएगा, नाम के हिसाब से सिग्नेचर बनेगा, ध्यान रखो। यहां पर आपका रेज्यूमे क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में एंड हो जाता है। समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट मतलब रिवर्स क्रोनोलॉजी हो गया। ओके, तो हमारा क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे है जो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन देता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। क्या करता है? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देता है। मतलब क्या? जो चीज अपन सबसे लास्ट जो अभी कर रहे हैं, एट प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन पहले, फिर उससे पहले प्रीवियसली अपन क्या कर रहे थे, और फिर हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो भी रिवर्स ऑर्डर। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट सबसे पहले नेम एट द सेंटर ऑफ द पेज, उसके नीचे आपका एड्रेस, उसके नीचे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो पूरे एग्जैक्ट देने नहीं है, उसके नीचे आपका ईमेल आईडी एज पर द नेम ऑफ द पर्सन। सिंपल है। देन यू विल लीव अ लाइन, फिर उसके नीचे आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव। ये वर्ड ऑब्जेक्टिव लिखोगे, सामने कोलन दोगे और अगले लाइन पर ऑब्जेक्टिव लिखोगे। जो ऑब्जेक्टिव हमने अभी यहां से कॉपी किया था, आप वही कॉपी करने वाले हो, लर्न कर लीजिए, उसी को अपने को हर बार लिखना है। ये समझ में आया? देन यू विल लीव अ लाइन, देन यू विल राइट अ समरी। आप टाइटल दोगे समरी, उसके नीचे आप 3-4 बुलेट पॉइंट्स दोगे अबाउट योरसेल्फ, आपका बॉडी ऑफ वर्क, आपने अभी तक क्या क्या काम किया है, आपका क्या किस चीज में आपका महारत है, आपने अच्छा काम किया हुआ है, कौन सा आपका डिपार्टमेंट रहा है जहां पर आपने काम किया हुआ है, वो आप 3-4 बुलेट पॉइंट्स लिखने वाले हो। उसके बाद एक्चुअल रेज्यूमे स्टार्ट होता है, जहां पर आप वर्क एक्सपीरियंस टाइटल देते हो, आपका लेटेस्ट एम्प्लॉयर कौन है, किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, कब से कब तक काम कर रहे हो, वहां पर आपका पोजीशन डेजिग्नेशन क्या है, और आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज 3-4 लाइन में आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद यू विल अगेन लीव अ लाइन, अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर है तो उसके भी डिटेल्स सेम तरीके से आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स खत्म हो जाते हैं।
उसके बाद आप क्या डिटेल्स देने वाले हो, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स देने वाले हो। आप लिखोगे टाइटल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। फिर जो लास्ट डिग्री था, डिग्री का नाम, कहाँ से किया है, कौन से यूनिवर्सिटी से, कितने मार्क्स लेकर आपने पास किया है। फिर उससे पहले वाला डिग्री, जैसे लास्ट डिग्री आपका सीए है या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन, फिर 12th स्टैंडर्ड, फिर 10th स्टैंडर्ड। डिग्री का नाम, कहाँ से किया है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, और कितने परसेंटेज आपने उसमें ली है, वो इंफॉर्मेशन रहेगा। उसके नीचे आपके पर्सनल स्किल्स, कि आप कौन से टेक्निकल स्किल्स है, आपको कंप्यूटर आता है, कुछ सॉफ्टवेयर आता है, आपने कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया हुआ है, सर्टिफिकेट लिया हुआ है, अलग से ट्रेनिंग्स होते हैं उसके सर्टिफिकेट, जैसे MSc कोर्स किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है क्या नहीं कि आपको ये सब काम आता है बाबा, तो वो डिटेल्स आप वहां पर लिखोगे। उसके नीचे अगेन यू विल लीव अ लाइन, फिर आपके पर्सनल डिटेल्स, आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, ये इंफॉर्मेशन आप लिखने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में आपका क्लोजर है, डिक्लेरेशन, आई सोलमली डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू माय नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ये सब सच है, मैंने खुद ने ये आपको प्रेजेंट किया हुआ दिया हुआ है। उसके नीचे पहले डेट आएगा लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, आज का डेट, फिर वर्ड प्लेस लिखोगे, सिटी का नाम, और फिर राइट हैंड कॉर्नर में बिल्कुल उसी के सामने आप एप्लीकेंट का सिग्नेचर दोगे और उसके नीचे एप्लीकेंट का नाम लिखोगे, एंड ऑफ योर रेज्यूमे। इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान अभी देंगे, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे के अंदर हम लोगों ने वर्क एक्सपीरियंस दिया या नहीं दिया, हाँ या ना। मतलब अगर कोई एक फ्रेशर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में रेज्यूमे देगा क्या, क्वेश्चन में से समझ में आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा, कौन सा फॉर्मेट फॉलो करने का है। बड़े पोस्ट के लिए अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ऑफ कोर्स ये है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, उसका ऑफ कोर्स ये मीनिंग है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया गया है कि आप फॉर्मेट कौन सा फॉलो करने वाले हो, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। सिंपल बात है क्या नहीं है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में जनरली अपन वर्क एक्सपीरियंस वाली भी बात करते हैं। अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो आप दूसरा कोई फॉर्मेट फॉलो करो। लेकिन अगर आप बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, इट मीन्स आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस देना जरूरी है रिवर्स फॉर्मेट में, तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रेज्यूमे लिखोगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया नहीं है तो उसके लिए बता रहा हूं, मेंशन किया है तो झक मार के जो भी इंस्टिट्यूट बोलेगा वही फॉलो करना है फॉर्मेट, लेकिन नाही दिलेला आहे तर क्वेश्चन वाचून आपल्याला लगेच कळेल की बाबा वर्क एक्सपीरियंस है बंदे के पास, क्योंकि बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वी हैव टू फॉलो द क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। सिंपल है, समझ में आया सब लोगों को? आई विल एंड टुडे सेशन ओवर हियर। हम लोग सिर्फ फॉर्मेट कर पाएंगे आज, कल के सेशन में हम लोग पहले एक रेज्यूमे लिखेंगे क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में और अगला फॉर्मेट स्टडी करेंगे। समझ में आया सब लोग को? थैंक यू सो मच। सिर्फ फॉर्मेट देखना है हम लोगों को, बिल्कुल डरने का टॉपिक नहीं है, एकदम आसान टॉपिक है। फॉर्मेट पता रहेगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन जॉब के हिसाब से भरना पड़ेगा, दूसरा कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को, राइट? चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।